हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम एनवायरनमेंट पेडागोजी की प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। इसमें ऐसे 15 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो गत वर्ष के सीटेट एग्जाम में आ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इसमें नहीं का ध्यान रखना है। नहीं पूछ रहा है, उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक कौशलों में सहायक होती हैं। डी ऑप्शन, बच्चों के आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि बच्चों के आकलन के लिए हम शब्दावली और परिभाषाओं का बच्चों पर जोर नहीं डाल सकते। तो राइट आंसर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ए, स्थान, दूरी और दशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और घटनाओं का उपयोग करने की योग्यता। डी, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण। मानचित्र पढ़ाने के आवश्यक कौशल में कौन शामिल है? राइट आंसर होगा ए। मानचित्र पढ़ाने से हम बच्चों में स्थान के बारे में बता सकते हैं, दूरी के बारे में बता सकते हैं और दशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता विकसित कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषा से परिचित कराना। सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है ए, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जहां उद्देश्य के बारे में पूछे, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो वहां बच्चों के अनुभवों को सबसे पहले रखना है। विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सबसे सटीक आंसर बैठ रहा है। तो राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ भी नहीं शब्द आया है। ए, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। बी, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। इसका राइट आंसर सभी की समझ में ही आया गया होगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं है तो डी आंसर इसका राइट होगा कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। यानी कि किसी भी विषय का अध्ययन का उद्देश्य ये नहीं होगा कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करें और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठा दे। तो राइट आंसर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाना है। ए, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। डी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ते और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ते और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। पिछली बार भी बता चुके हैं कि बच्चों के अनुभवों को हमें सबसे पहले रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए,
उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संतुलित करता है। बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने में कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। डी, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखता है। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने में कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो राइट आंसर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ए, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने जाने के लिए ले जाएंगे। यहाँ टाइम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना है। ये बा की जगह पा होगा, समय पाते हैं। राइट आंसर होगा पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ये तो नहीं करेंगे। बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि बच्चों के लिए उत्साह जगाने के लिए, यानी बच्चों की बोरियत दूर करने के लिए हम पाठ को रोचक बनाएंगे और दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ये राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य कर देने की आवश्यकता है। सी, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा डी। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो राइट आंसर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन फैसलों को पैना करने के लिए। सी, उच्च कक्षा में क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए। सी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज कराने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो राइट आंसर होगा बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन फैसलों को पैना कराने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे? यहाँ भी नहीं शब्द आया है, नहीं का ध्यान रखना है। ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना है। बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना।
सी चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। डी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा डी, क्योंकि चिड़ियाघर के जानवरों को बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, क्योंकि चिड़ियाघर के जानवरों को कुछ भी खिलाने की पाबंदी लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को अपनी स्वेच्छा से कुछ भी खिला नहीं सकता। तो हमें इसी बात को ध्यान रखना है कि चिड़ियाघर में किसी भी बच्चे के द्वारा किसी भी जानवर को कुछ खाद्य सामग्री देने की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। डी यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद उन्हें अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उस पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए। बाकी बच्चे तथा शिक्षक के साथ उन अवलोकनों को बांटना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। तो राइट आंसर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ए छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। बी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। डी अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी जब बच्चा कोई व्यवहार कर रहा है तो टीचर ये पता लगा सकता है कि बच्चा तनाव की स्थिति में है। कौन कौन सी कंडीशन? ए हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता, बी आक्रामक व्यवहार, सी पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, डी बहुत बात करना। तो कौन सी स्थिति होगी जिससे पहचान सकती है? तो वो होगा ए हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। अति सक्रियता के आधार पे ये एक ऐसा विकार है जिसके आधार पर पता चल जाता है कि बच्चा तनाव में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। ए एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, बी विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी को साझा करना, सी पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, डी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अभिभावक और शिक्षक के बीच जो अंतःक्रिया होगी उसमें बच्चों के पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ये सबसे सटीक आंसर बैठता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ आपके सुझाव सर्वोपरि हैं। आप वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पर विजिट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।